मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है जुलाई महीने का मासिक राशिफल। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका वो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बारी है सिंह राशि या सिंह लग्न। आप जैसे देखना ठीक समझें आप उसे देख सकते हैं। यहाँ स्थितियाँ क्या हैं इस हिसाब से पहले चर्चा करते हैं। हम लग्न यानी पहले भाव से इसको शुरू करते हैं और फिर सारे भावों तक इसका ऑन दी होल क्या प्रभाव देखने में आ जाएगा, इसकी चर्चा यहाँ पर होगी। लग्न के स्वामी सूर्य जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हैं और आधे महीने तक वहीं रहेंगे 16 तारीख तक, और 16 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे। तो इसका क्या प्रभाव देखने में आएगा कि जब भी लग्नेश 11वें घर में होता है तो वहाँ आमदनी के लिए स्थितियों को अच्छा बनाता है, उसकी पोजीशन ठीक है, वो उसकी मित्र राशि में बैठता है, इसलिए यहाँ पर बैठने से लगन पर कोई तकलीफ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव लगन पर नहीं दिखाई देता। तो पहले 15-16 दिन के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, मार्केट में आपकी इमेज के हिसाब से, क्योंकि लग्न ही लगभग सब कुछ है। अगर लग्न अच्छी है तो आपकी पूरी कुंडली भी अच्छी है, और लग्न खराब तो पूरी कुंडली खराब। इसीलिए एक लग्न दोष नाम से पूरा एक दोष भी होता है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी वीडियोस में कर चुका हूँ। तो यहाँ लग्न की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अब 8 तारीख को बुध, जो अभी तो प्रारंभ में तो 1 जुलाई को तो बैठेंगे 10वें भाव में, वो शिफ्ट होकर के आएंगे कुंडली के 11वें भाव में सूर्य के साथ। तो क्या बनेगा? बुध आदित्य योग। ये भी व्यापार के लिए, कामयाबी के लिए, हमारी अच्छी बोलचाल के लिए, हमारे व्यवहार के लिए बड़ा अच्छा है, और उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी पड़ेगी। ये एक और शुभ समाचार। तो इस वक्त स्थिति क्या है कि गुरु की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर पड़ रही है पहले 16 दिन। यहाँ एक विशेष चीज जो और बता देता हूँ, ये है कि 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि नहीं बदलेंगे, जिनका नाम है राहु, केतु, गुरु और शनि। ये उन्हीं राशियों में रहेंगे जिनमें हैं। 4 ग्रह अपनी राशियां बदलेंगे, जिनका नाम है सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो आमतौर पर एक साथ 4-4 ग्रह राशियां नहीं बदलते हैं, लेकिन इस बार बदल रहे हैं। चंद्र ग्रह तो हर 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदलते हैं, इसलिए वो तो बहुत ही चलायमान है, बड़े चंचल हैं। तो बृहस्पति का इस लगन को विशेष आशीर्वाद क्या मिल रहा है कि वो लग्न लग्नेश दोनों को देख रहा है, उन दोनों के आशीर्वाद दे रहा है, और पंचम का स्वामी होकर के बैठता है। इसलिए सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, मान सम्मान, रुतबा, पोजीशन सब कुछ हासिल होगा। किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आ रही है। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा जब 16 तारीख को सूर्य अपनी राशि बदलेंगे और 12वें घर में आ जाएंगे, तो इसका असर अब क्या आएगा कि जब भी लग्नेश 12वें में होता है तो कुछ हद तक इसे लग्न दोष कहते हैं। लग्न दोष की जो 6-7 कंडीशंस हैं उसमें से एक ये भी है कि लग्नेश को 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और महीने के लगभग आखिर में 26-27 तारीख के आसपास बुध वापस इनके साथ फिर शिफ्ट करेंगे, यानी एक ही महीने में बुध 2 बार अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो ये जो बुध सूर्य 12वें में आएंगे, ये आधे महीने से 16 तारीख से लेके जुलाई के आखिरी दिन तक आंखों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, सेहत से संबंधित तनाव दे सकते हैं, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। तो हमें लगन समझ में आ गया। दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव धन भाव। धन भाव का स्वामी कहाँ बैठता है? राहु के साथ बैठता है 10वें भाव में बुध पर, और उसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ पर है? द्वितीय भाव पर भी, यानी धन भाव पर। तो राहु धन भाव और धनेश दोनों को प्रभावित कर रहा है। पहले 8 दिन बुध के साथ बैठा है और वहाँ उसकी दृष्टि है, और अपनी उच्च राशि में बैठता है, और बुध भी वहाँ पर मित्र राशि में। ये सारी स्थितियाँ धन के लिए, रुतबे के लिए, पोजीशन के लिए, कुटुंब में तालमेल, व्यवहार के लिए, बोली भाषा के लिए अच्छे हैं, अच्छी प्लानिंग्स के लिए अच्छे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। फिर ये बुध जब शिफ्ट हो जाएंगे 11th हाउस में, 8 तारीख को आ जाएंगे, 25 तारीख तक, करीब 26 तारीख तक, तो ये एक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो मैं आपको पहले चर्चा कर। तो धन भाव की स्थिति, आमदनी की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं तीसरा भाव, हमारा कर्म, हमारे प्रयास, हम मेहनत करके जो हासिल करते हैं उसकी क्या परिस्थिति है। अब देखिए, जो शुक्र की पोजीशन है, जब शुरुआत होगी महीने की तो वो कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। प्लेसमेंट के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती है, और सूर्य शुक्र वहाँ पर अपनी उच्च राशि में होते हैं।
इसलिए शुक्र का 12वें भाव होना बहुत बुरी स्थिति नहीं है। वो 6-8 12 वाले भाव से त्रिक भावों से थोड़ा अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। और जनरल रूल ये भी है एक कि जिस भी भाव से 12वें भाव में या जिस भी ग्रह के 12वें भाव में शुक्र बैठते हैं उस ग्रह की आर्थिक संपन्नता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के 12वें होने पर जो प्रभाव आया वो ये कि लग्न यहाँ मजबूत हो रही है, सामर्थ्य इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कुछ समय के बाद जब थोड़ा सा समय निकलेगा, जैसे कि शुक्र 18 तारीख को, तो जब ये 18 तारीख आएगी तो शुक्र अपनी राशि बदल लेंगे और राशि बदल कर वो कहाँ पहुँच जाएंगे, अपनी राशि को जब बदल देंगे तो वो पहुँचेंगे लगन में। तो ये स्थितियाँ हो जाएंगी अच्छी। तो यहाँ जब लगन वाली बात हमने कही तो पहले बात कर लेते हैं शुक्र की कि उसकी स्थिति क्या है। 12वें घर में होने के कारण उसने एक बैकअप दिया, एक बैकअप प्लान दिया, और वो हमारी मेहनत के फल तो देगा पर उतने रिजल्ट आते हुए दिखाई नहीं देंगे जितने हम उससे उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ एक खराब स्थिति ये भी बन रही है कि मंगल भी वहीं पर अपनी नीच राशि में। तो इस भाव का अर्थ ये निकला कि थोड़े से माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, दिमाग इधर से उधर भटकेगा, उटपटांग कामों में मन लगेगा, प्रेम बढ़ेगा, लेकिन उस प्रेम का कुछ विकृत रूप हो सकता है क्योंकि इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की, और वो भी पूरी। तो शनि मंगल का ये जो एक समसप्तक योग भी बना, ये अपयश योग है, ये लड़ाइयों का भी योग है, ये मारधाड़ का योग है, ये राजनीतिक उथल पुथल का भी योग माना जाता है। तो इसका जो असर आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। शुक्र अब 2 पापी ग्रहों से यहाँ पे ग्रसित है। पहले 18 दिन कौन कौन सी हुई, मंगल के साथ भी और शनि की तो पूरी दृष्टि यहाँ पे लगातार पड़ेगी, मंगल के साथ रहेगा। 18 तारीख को शुक्र अपनी राशि बदल के सिंह लगन में आ जाएंगे। इसका प्रभाव ये होगा कि जब प्रयासों का भाव, हमारे एफर्ट्स की कोशिश, हमारे भाइयों से तालमेल, हमारी मेहनत के घर का स्वामी जब लगन में होगा तो हर एक ग्रह लगन में अत्यधिक बलवान समझा जाता है, तो और अधिक फल प्राप्त होंगे। तो कुल रिजल्ट क्या निकला, पूरे के पूरे महीने हमें मेहनत के रिजल्ट मिलने की पूरी गुंजाइश है। हमारे प्रयासों के रिजल्ट, भाई बहनों से तालमेल, अपने छोटों के साथ हमारा प्रेम और लगाव, अपने जूनियर्स, हमारे स्टाफ के साथ हमारे तालमेल की स्थितियाँ अच्छी बनी रह सकती। थोड़ी शरारतें शुक्र मंगल के योग के कारण आएंगी, ये थोड़ा सा हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो मैंने चर्चा आपसे की। फिर लगन में आखिरी के 10-12 दिन के लिए मंगल और शुक्र की युति आ जाएगी, जिस पर गुरु की पूरी दृष्टि होगी। तो जो ज़्यादा खराबी की बात थी वो पहले 18 दिन थी, क्योंकि पहले 18 दिन उस पर मंगल, शनि की भी दृष्टि थी मंगल के ऊपर। अभी गुरु की दृष्टि पड़ने से स्थितियाँ उतनी खराब नहीं होंगी। चौथा घर हमारी कुंडली में आएगा, चौथा भाव सुखों का, मन का, आनंद का। अब उसका स्वामी अपनी नीच राशि हो गया 12वें भाव। ये खराब स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं हुई। तो हमें सुखों को लेकर भागदौड़ देखनी पड़ सकती है। मकान से संबंधित मुद्दे, वाहन से संबंधित समस्याएं, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, किसी तरह की कानूनी कार्रवाई भी देखने में आ सकती है। चोट लगना, थोड़ा बहुत खून निकलना भी देखने में आएगा। और आँखों की भी थोड़ी बहुत समस्या देखने में आ सकती है, आँखों में दर्द, आँखों में जलन या और कोई इन्फेक्शन। जब 20 तारीख को मंगल अपनी राशि बदलेंगे तो स्थितियों में जबरदस्त सुधार होगा। फिर मंगल की 100 दृष्टि पड़ेगी अपने भाव पर। तो पहले 20 दिन यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी सुखों के हिसाब से, मकान, वाहन, माताजी से तालमेल और हायर एजुकेशन के हिसाब से। पर बाद में परिस्थितियाँ आपको फेवर करेंगी, क्योंकि तब मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने चौथे भाव को देखेगा। संतान भाव की बात करते हैं। लगातार बृहस्पति जो त्रिकोण का स्वामी है वो केंद्र में बैठेगा 7वें भाव में। अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खराब स्थिति नहीं। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, संतान, सही मौके पे सही फैसले लेने की सामर्थ्य है, इसके अलावा हमारा डाइजेशन, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। तो संतान का सुख भी देखते हैं, संतान की पैदाइश का सुख भी देखते हैं, संतान की कामयाबी देखते हैं, संतान से संबंधित और जो हमें सुख मिल सकते हैं उनको भी यहीं से देखते हैं। ये स्थितियाँ बिल्कुल ठीक हैं। इसमें पूरे महीने किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। संतान का मुद्दा अच्छा है। शत्रु पक्ष जो हमारा छठा भाव है, शत्रु हम पर हावी हो सकते हैं या हम उन पर हावी हो सकते हैं, 2 स्थितियाँ। यहाँ शनि अपनी मजबूत स्थिति में बैठने के कारण एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि किसी भी हालत में पूरे मास शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे और कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या भी आपको नहीं हो सकती, क्योंकि शनि होने ही नहीं देंगे। आमतौर पर तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण पैरों में दर्द की कुछ शिकायत देखने में आ सकती है, और ख़ास तौर पर उल्टे पाँव में ये शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा देखने में आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी कोई विशेष चिंता शत्रुओं की तरफ से, कर्जों की तरफ से नहीं है। अब आता है 7वां भाव, हमारे वैवाहिक जीवन के सुख का स्वामी। अब इसकी जो स्थिति है वो ये है कि पहले
16 दिन लग्न का स्वामी और सप्तम के स्वामी एक दूसरे से षडाष्टक दोष बनाकर बैठे हैं और लगभग उतनी समय लगभग शुक्र मंगल का भी योग बना हुआ है जिस पर शनि की दृष्टि है। तो ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल जरूर आएगी, एक दूसरे के प्रति थोड़े से विरोध, थोड़ी कटुता देखने में आ सकती है। तो समझदारी से काम लेने की जरूरत है। उसके बाद जब 16 तारीख के बाद सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे तब स्थितियां उतनी खराब नहीं रहेंगी। फिर सूर्य शनि का भी समसप्तक योग एक बनेगा और 2-3 दिन ऐसे होंगे, 4 दिन, जब मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों एक साथ होंगे। लेकिन ये बहुत छोटा सा इम्पैक्ट है। तो अर्थ ये निकला सूर्य और शनि लगातार फिर 15 दिन समसप्तक योग बनाएंगे। ये बहुत सुंदर योग नहीं है। तो पूरा महीना ही वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी तरह के तनाव के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अष्टम भाव का स्वामी गुरु कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। तो कहीं ना कहीं ये भी वैवाहिक जीवन के तनाव की समस्या देखने में आ सकती है, क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी जहाँ बैठेंगे उन घरों को खराब करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको गुरु को पंचमेश होने का भी यहाँ लाभ है, इसलिए स्थिति बहुत अधिक खराब नहीं होगी। भाग्य के हिसाब से देखते हैं तो मंगल पहले 20 दिन स्थिति खराब मेंटेन करता है। तो भाग्य का पिता से मिलने वाले सहयोग, इन्हीं दोनों मुद्दों पर आपको तकलीफ देखने में आ सकती है। तो भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना हम उससे उम्मीद कर रहे होंगे। ये एक ज़बरदस्त बात हुई। तो लेकिन आखिरी के 10 दिन भाग्य बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, आपके काम बनेंगे, काम की परिस्थितियां बनेंगी, धन के योग भी बनेंगे। राहु लगातार पूरे मास और आगे तक भी दशम भाव में बैठेंगे, जो अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या या तनाव देखने में नहीं आएगा। तो आपको इनकम के योग लगातार बनते रहेंगे, स्टेटस के योग बनेंगे, सम्मान होगा। जो कुछ भी तकलीफ आ रही है वो केवल वैवाहिक जीवन में और खर्चे ज़्यादा होने में या थोड़े बहुत लग्जरियस खर्चा करने में या पैसा फिजूल बर्बाद करने के योग बन रहे हैं। अलावा इसके कोई समस्या नहीं। हमने धीरे धीरे एक एक करके हर एक भाव की चर्चा यहाँ पर कर ली, जिससे कि पोजीशन क्लियर हो जाएगी पूरे जुलाई में लमसम आपके साथ क्या होने वाला है। तो कन्या की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए लगन के जो स्वामी हैं बुध, वो बैठे हैं 9वें भाव में और राहु के साथ। यानी राहु की लग्न और लग्नेश दोनों पर अपना प्रभाव आ गया। लगन को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से और लग्नेश के साथ बैठा है। तो जब भी कोई ग्रह लग्न और लग्नेश को एक साथ प्रभावित करे और वहाँ उसकी मित्र दृष्टि, जैसे राहु की यहाँ पर स्वदृष्टि पड़ती है, कन्या राशि में उसका स्वदृष्टि समझी जाती है, तो ये एक अच्छा योग है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो पहले 7-8 दिन भी अच्छी स्थिति है। उसके बाद राहु की दृष्टि तो लगातार रहेगी। फिर 8 तारीख के बाद बनेगा भद्र महायोग। बुध केंद्र दशम भाव में आ जाएंगे और भद्र महायोग का गोचर में निर्माण होगा। ये बड़ा अच्छी बात है। 4 लग्नों में केवल बन सकता है, मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में, और किसी में बनता भी नहीं है, क्योंकि ये 2 केंद्रों में एक साथ आ जाता है। तो ये सिर्फ द्वितीय भाव राशियों में ही बनता है। तो ये भद्र महायोग का निर्माण होगा 16-17 दिनों के लिए करीब। फिर 25 तारीख या 26 तारीख को ये भी हट जाएगा और बुध 11वें भाव में चले जाएंगे, कर्क राशि में, शत्रु राशि में। तो लगभग पहले 25 दिन लगन की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की उस पर कृपा है, कोई और पापी ग्रह का वहाँ पे कोई फर्क नहीं है, किसी और ग्रह की विशेष दृष्टि नहीं है, तो बहुत अच्छी रहने वाली है। सेहत, व्यक्तित्व में कोई तकलीफ नहीं है। सोच समझ, प्लानिंग, आपकी राजनीतिक के दिमाग, प्लानिंग्स बनाने का ढंग, सलाह देने की सामर्थ्य इंप्रूव रहने वाली है। इसमें कोई समस्या आपको देखने में नहीं आएगी। दूसरे भाव से देखते हैं हमारे कुटुंब का, हमारे व्यवहार का, हमारे परिवार से हमारे तालमेल की स्थितियां। अब यहाँ शुक्र अपनी शत्रु राशि में 11वें भाव में, तो धन का स्वामी 11वें भाव और 11वां आय का, अपने आप में गोचर में एक जबरदस्त योग है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ ये रहेंगे 18 दिन, 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। तो ये धन के हिसाब से बहुत सुंदर योग है, इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए उस वक्त धन की स्थिति भी अच्छी होगी, भद्र महायोग का निर्माण भी होगा और राहु भी लगन को देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर व्यापार के लिए, धन के लिए, धन संपदा के लिए, आनंद के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। उसके बाद में शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 18 तारीख को 12वें भाव में। 12वें भाव में जाना भी उसके लिए खराब नहीं है। अब क्योंकि शुक्र के साथ मंगल भी बैठते हैं और अपनी नीच राशि में बैठते हैं और उस पर शनि की भी पूरी दृष्टि पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी चंचलता,
हमारे प्रेम, और उस प्रेम का थोड़ा विकृत रूप, प्रेम का थोड़ा खराब रूप, या प्रेम का ऐसा रूप जो समाज में स्वीकार्य नहीं है भी हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी रखनी है। आप पर दोष भी लग सकते हैं, आपने चाहे कुछ नहीं भी किया तो भी आप पर एक दोषारोपण जिसे कहते हैं ना, वो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तीसरे घर की बात करते हैं, जो हमारे वृश्चिक, उसके अंदर राशि आती है, उसका कंट्रोलिंग स्टार मंगल अपनी नीच राशि में पहले 20 दिन तक। तो इसे हम कहते हैं कर्म, आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास, ये स्थितियां खराब रहने वाली हैं। भाइयों के साथ तालमेल की स्थिति थोड़ी सी दिक्कत में आएगी। प्रयास का फल उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। भागदौड़ तो हो रही है, रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसका अर्थ ये निकला कि जब प्लानिंग्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो उनके रिजल्ट आने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परिस्थितियाँ अच्छी हैं। थोड़ा देर से रिजल्ट आएगा, पर आएगा जरूर। उसके बाद मंगल शिफ्ट हो जाएगा आखिरी 10 दिन के लिए 12वें घर में। तो ये स्थिति भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं आई, लेकिन इट्स ओके। इसके बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने से दशम भाव में जाएगा। ये भी एक तरीका होता है देखने का। हम उस भाव से उस भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं कि वो कहाँ पे है। फिर बात करते हैं चौथा भाव, हमारे माता जी के सुख का, मकान का, वाहन का, यात्राओं का, हायर एजुकेशंस को भी यहाँ से देखा जाता है। वो छठे घर में चला गया। ये गोचर की अच्छी स्थिति नहीं है। इन सभी मुद्दों पर, जिसमें वाहन की भी चर्चा हुई, मकान की, हायर एजुकेशंस की, माता जी के सुख की, या मकान के ट्रांसफर, तो इन सब में बदलाव हो सकता है। आपको मकान बदलने का योग, गाड़ी बदलने का योग बन सकता है, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या यात्राओं का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह का तनाव, माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित तनाव देखने में आ सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब आती है बात पंचम भाव। पंचम भाव से हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए? हमारा पाचन तंत्र, हमारा पेट, हमारी एजुकेशन, हमारी संतान, और सही मौके पे सही डिसीजन लेने की हमारी सामर्थ्य है। शनि वहाँ पर मजबूत होकर बैठे हैं, और मंगल की पहले 20 दिन अपनी उच्च दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि। तो ये स्थितियाँ तो बड़ी सुकून भरी हैं। यानी संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, पढ़ाई लिखाई, सही मौके पे सही डिसीजन की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। आमतौर पर शनि का 5वें घर में होना शुभ नहीं है, पर शनि यहाँ क्योंकि स्वग्रही हैं, इसलिए बात यहाँ पे पलट गई। तो बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। सोच समझ, प्लानिंग और दूरगामी परिणाम उसके देखने में आने चाहिए। मंगल की अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई खराबी की बात नहीं, सब ठीक। शत्रु पक्ष की बात करते हैं। बृहस्पति का बैठना थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज जरूर होंगी। मांसपेशियों से संबंधित भी थोड़ी बहुत तनाव देखने में आ सकता है। कफ की समस्याएं, खांसी जैसी समस्याएं, छाती वाली, ये सांस की नलियां और जो ये फेफड़ों तक जाती हैं, ऐसे इन नलियों को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो थोड़ी बहुत ब्रोंकाइटिस से संबंधित या ब्रोंकाइटिस इस बीमारी को कहते हैं, नलियों में थोड़ी सूजन या कफ की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। ये सावधानी की जरूरत है। जो वैवाहिक जीवन का हमने सारा सुख देखना है, कहाँ से देखना है? 7वें भाव से। अब 7वें भाव की कंट्रोलिंग स्थिति क्या है? गुरु लगातार अपने से 12वें या जन्म कुंडली के 6ठे भाव में। तो थोड़ा सा वाइफ के साथ, थोड़ा सा धर्म पत्नी के साथ, या जीवन साथी, जो भी देख रहे हैं जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी खराब, स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़े खराब हो सकती। तो आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य और रिश्तों में थोड़ी गड़बड़ देखने में आ सकती है। तो आपको इसकी सावधानी की आवश्यकता यहाँ पे जरूर पड़ेगी, इसका सावधान हमें रहने की जरूरत पड़ेगी। अब आती है हमारे धन संग्रह की, हमारे एक जिसे कहते हैं ना, अचानक कुछ भी मिल जाना, कोई भी एकदम से नया काम हो जाना, बड़ी यात्रा, बड़ा काम, ये सब। तो 8वें घर से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें जादू भी देखते हैं, इसमें जीवन भी देखते हैं, इसमें मृत्यु भी देखते हैं, उम्र भी देखते हैं, बहुत सा तरीका है। लेकिन अब मंगल यहाँ लगातार कोई खास अच्छी पोजीशन मेंटेन नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें चोट लगने से संबंधित, खून से संबंधित तकलीफ, यूरिन इन्फेक्शन, कमर दर्द, डिस्क जैसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ी सावधानी की जरूरत निश्चित रूप से है। मंगल का उपाय भी करने की जरूरत है। उपाय मैं लास्ट में अभी बता दूंगा वीडियो के, तो आप उसको कर सकते हैं। अब आती है बात भाग्य की। हमारा 9वां स्थान, भाग्य की स्थिति बड़ी अच्छी है। अब अच्छी क्यों है, ध्यान दीजिए। एक तो वहाँ राहु बैठता है। कोई भी ग्रह जब मित्र के घर में बैठता है तो वो हमेशा शुभ फल देने वाला हो जाता है। बुध बैठा है, वो भी मित्र वाले घर से बैठता है। उस पर किसी भी, यहाँ पर राहु पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस भाव का स्वामी शुक्र कर्क राशि में है, पीड़ित अवस्था में, मंगल से भी कुछ दिनों के लिए, सूर्य से भी आधे महीने, और शनि से लगातार पूरे महीने।
तो ये थोड़ी सी ये रहेगी कि पिता के साथ तालमेल को लेकर खींचतान होगी, धर्म के प्रति थोड़ा सा रुझान घटेगा, ईश्वर के प्रति थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा अनमनापन जिसे कहते हैं। अब भगवान और भक्त के बीच में तो लड़ाई होती ही रहती है, तो ये स्थितियां देखने में आ सकती हैं। तो इसका नुकसान कुल मिलाकर ये हुआ कि जितना आपको मेहनत और इन सब चीज़ों के फ़ायदे हो रहे हैं, अकल के फ़ायदे हो रहे हैं, उतना ईश्वर की कृपा आपको नहीं मिल पा रही या आप उसे नहीं ले पा रहे। ये दोनों बातें यहाँ पे एक साथ कही जा सकती हैं। तो हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्र 18 तारीख को जब अपनी राशि बदलेंगे तो 12वें भाव में आ जाएंगे, और 20 तारीख को मंगल। तो शुक्र मंगल का योग 12वें भाव बनेगा। ये भी कोई बहुत सुंदर योग नहीं है, थोड़ी सी स्थितियाँ यहाँ पे खराब हैं, लेकिन कुल मिलाकर ठीक है। थोड़ा शो ऑफ होगा, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, थोड़ी यात्राएं होंगी, थोड़ी तफरीह होगी जिसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन हम कमाते हैं तो हम खर्च भी कर सकते हैं। स्टेटस की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भद्रमाया योग का निर्माण हो रहा है जिसकी चर्चा की, और आमदनी के लिए भी परिस्थितियां लगातार अच्छी हैं। तो यहाँ ऐसी कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं है जिसके लिए हम बहुत भयभीत हों। हर एक भाव से संबंधित अलग अलग ये सारी चर्चा इसलिए की कि भी आपको एक जर्नल में एक आइडिया सा हो जाए कि किस तरह की स्थितियाँ हैं। ये केवल गोचर की बातचीत है, आपकी अपनी भी एक जन्म कुंडली है जिसमें अपने ग्रहों की अलग एक स्थिति है। दोनों के एडजस्टमेंट, दोनों के तालमेल, दोनों को मिलाकर देखने को ही ज्योतिष कहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो गोचर का प्रभाव नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए, महामारी जो होती है उसे गोचर समझिए, और ज़रूरी नहीं है सबको बीमारी हो जाए, पर भय तो सबको होता है। तो ये है कि बीमारी सबको प्रभावित करती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीमारी सबको प्रभावित करती है। तो उपाय बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप किस किस का बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं? आपको विशेष रूप से यहाँ पर मंगल के और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है। ये दोनों और इससे संबंधित उपाय मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।